Myself Manoj Kumar, Pandit Jawaharlal Nehru College as Assistant Professor, History Department। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत में किसान एवं उनकी भौतिक सामाजिक स्थिति के बारे में। किसान पीसेंट्री। इरफान हबीब ने किसान को परिभाषित करते हुए लिखा है कि किसान उस व्यक्ति को कहा जाता है जो खेती को अपने व्यवसाय के रूप में अपनाता है। खेती के काम में आने वाले औजार उसके स्वयं के होते हैं तथा वह अपने पूरे परिवार सहित परिश्रम करता है। क्रोवर ने लिखा है कि किसान ग्रामीण होते हुए भी शहरी बाजार से पूर्ण रूप से संबंधित है। यह कबायली जनसमुदाय के समान समाज से पृथक नहीं है तथा उसकी राजनीतिक स्वायत्ता भी है। वह पूर्ण रूपेण स्वावलंबी नहीं है, किंतु उसकी पूर्ण पहचान तथा जमीन से लगाव बना रहता है। हरबंश मुखिया का मानना है कि स्वतंत्र किसान उसे कहा जा सकता है जो अपना तथा अपने परिवार का गुजारा अपने परिश्रम तथा अपने संसाधनों से करता है तथा उत्पादन एवं पारिश्रमिक के लिए अपने श्रमिक परिश्रम से को वह किसी और के लिए उत्पादन में नहीं लगाता। सतीश चंद्रा ने किसानों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। पहला खुदकाश्त, जिसे मालिक ए ज़मीन भी कहा गया है। दूसरा पाहीकाश्त अथवा ऊपरी, ये ऐसे किसान थे जो दूसरे गांव से आकर खेती के व्यवसाय से जुड़ गए। तीसरा मुजारियान, ये खुद काश्त किसानों अथवा जमींदारों से ज़मीन ठेके पर लेकर उस पर खेती करते थे। इसके अतिरिक्त भूमिहीन किसानों का भी एक वर्ग था। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित इतिहासकारों ने किसानों को 3 वर्गों में विभाजित किया है: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। सबसे पहले हम उच्च वर्ग को लेते हैं। उच्च वर्ग, इस श्रेणी में ऐसे किसान आते थे जिन्हें भूमि की अधिकता के कारण अपनी भूमि पर अतिरिक्त कृषक मजदूरों द्वारा खेती का काम करवाना पड़ता था। मध्यम वर्ग, इन किसानों के पास इतनी ज़मीन होती थी जिसमें इनका और इनके परिवार का सम्मिलित श्रम पर्याप्त होता था। तीसरा निम्न वर्ग, इन किसानों के पास परिवार का सम्मिलित श्रम अधिक होता है किंतु भूमि कम होती है। अतः इस वर्ग के अतिरिक्त श्रम का उपभोग उच्च वर्गीय किसान अपनी अतिरिक्त भूमि पर कार्य करवाकर करते हैं। भूमिहीन श्रमिक यद्यपि किसानों के वर्ग में तो नहीं आते किंतु वे कृषि से जुड़ी हुई जनसंख्या का हिस्सा अवश्य होते हैं। प्रश्न उठता है कि किसानों का उद्भव कब हुआ? मानव सभ्यता के प्रारंभिक दौर में मनुष्य भोजन इकट्ठा करने लगा, तत्पश्चात शिकार की ओर प्रवृत्त हुआ, अंततः उसका जुड़ाव खेती से हुआ और शिकारी किसान के रूप में हमारे सामने आया। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कृषि में क्रांति आई। इस काल की खेती हल पर आधारित थी। कई प्रकार की फसलें उगाई जाती थी तथा वर्ष में 2 ही फसलें होती थीं, जिसे हम ज़्यादातर खरीफ और रबी की फसल के रूप में जानते हैं। एरिक वॉल्फ का मानना है कि किसान मानवीय सभ्यता का वह हिस्सा है जो पुरातन समाज एवं औद्योगिक समाज के बीच में खड़ा है। यह ना तो एकदम पुरातन है तथा ना ही आधुनिक है, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर उसका अत्यंत महत्व है क्योंकि औद्योगिक समाज कृषि समाज के खंडर पर ही निर्मित है। डेनियल थर्नर का मत है कि 3 प्रमुख वर्ग भारतीय कृषि के ढांचे में मुख्य भूमिका का निर्वाह करते हैं: मालिक, किसान, मजदूर।
भारतीय मुहावरे भी किसान की जनमानस में छवि को हमारे सामने प्रस्तुत करने में सक्षम है। जैसे पूरा किसान जब साथ कुदाली तथा बांध कुदारी खुरपी साथ लाठी हसुआ राखे हाथ इत्यादि। सामाजिक परिवर्तनों के कारण जनजातीय व्यवस्था कमजोर पड़ी। फलस्वरूप किसानों की जातियां उभर कर सामने आईं। सामाजिक दर्जों पर टिप्पणी करते हुए कौटिल्य ने कहा है कि किसान शूद्र कृषक किसानों को माना है तथा मनु ने इन्हें वैश्य कृषक कहकर इनकी स्थिति हमारे सामने रखती है। यदि हम मध्यकालीन भारतीय किसान एवं कृषि के विकास को देखें तो प्रतीत होता है कि तकनीकी विकास के कारण खेती के तरीकों एवं औजारों में काफ़ी विकास हुआ। विशेष रूप से रहट ने पंजाब की कृषि को 16वीं शताब्दी में बहुत प्रभावित किया। रहट कुएं से पानी निकालने की एक व्यवस्था थी जिसका जिक्र बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में भी किया है। चूने के प्रयोग से जहां नील की खेती को प्रोत्साहन मिला, वहीं अर्क निकालने की विधि द्वारा गन्ने से बहुत मात्रा में शराब बनाई जाने लगी। इसी प्रकार बंगाल में सिल्क निर्माण द्रुत गति से आगे बढ़ा।